फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो परीक्षा होने वाला है, री एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, उन्हीं के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 3 जो निकाला गया है, उन्हीं से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये जो सेट है, नया सेट निकाला गया है। आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? तो किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसी के सुझाव पर इसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वह कितना अनुच्छेद के तहत लगता है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वह अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। किसके तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। और राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति जो होती है, यानी किसी की क्षमा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, तो वह अनुच्छेद 72 के तहत कर सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो करता है वह राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल करता है। और राज्य चुनाव यानी राज्य निर्वाचन आयोग का जो चर्चा है वह अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 243 के में है। राज्य चुनाव आयोग का जो है चर्चा कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 के में है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था? निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। इसी को लेकर 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों में अंतर है। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जो है यानी पर्यावरण को सुरक्षा पहुंचाना चाहिए, और मौलिक अधिकार के तहत जो है कि आपको जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, आप कहीं घूम सकते हैं, आपको शिक्षा पाने का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार है, ये सब होता है। यहाँ पे बात किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कर का भुगतान करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। और वहीं मौलिक अधिकार जो है यह यूएसए के संविधान से लिया गया। क्या? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है कौन? महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 129 में क्या कहा गया है कि यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। कौन? अनुच्छेद 129। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है? सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सरकारी बंधपत्र की बिक्री, यह क्या है? पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट घाटा क्या है? बजट घाटा क्या होता है? तो यह जो होता है राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता होती है। क्या? बजट घाटा। बजट घाटा का जो सूत्र होता बजट घाटा। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व व्यय क्या है? राजस्व व्यय जो होता है यह राजस्व व्यय क्या होता है? तो दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि होती है। कौन चीज़? राजस्व व्यय कहलाती है। दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय यानी खर्च की गई धनराशि जो कहलाती है वह राजस्व व्यय कहलाती है, यानी राजस्व खर्च कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री जो है यह सरकारी बजट में गैर पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। एक होता है देशबंधु और एक होता है दीनबंधु। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चित्तरंजन दास जो थे यह सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अब वहीं दीनबंधु जो है दीनबंधु के नाम से किसने जाना जाता है, तो C.F. एंड्रयूज को जाना जाता है। दीनबंधु के नाम से C.F. एंड्रयूज को जाना जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमान के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था। तो यह 1940 ईस्वी में पेश किया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था वह भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था वह लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत दिया गया था फांसी। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। बौद्ध काल का जो है सबसे पुराना स्तूप सांची का स्तूप है। और सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अवस्थित है सांची का स्तूप। और ये जो है धामेक स्तूप कहाँ स्थित है। धामेक स्तूप जो है यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है धामेक स्तूप। और महाबोधि स्तूप जो है यह बिहार में स्थित है। महाबोधि स्तूप कहाँ है, बिहार के बोधगया में स्थित है। और केसरिया स्तूप जो है यह भी बिहार में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। तो इसका राइट आंसर 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द पूछा गया है या पर्यायवाची शब्द भी से कर सकते हैं। तो कंडन का जो इंग्लिश मतलब हिंदी मीनिंग होता है वह क्या होता है। कंडन का अर्थ होता है माफ़ करना। क्या होता है, माफ़ करना। और वही मीनिंग जो है फॉरगिव का भी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरगिव का भी अर्थ होता है माफ़ करना। एक्सक्यूज़ का भी अर्थ होता है माफ़ करना। और इग्नोर का भी अर्थ होता है माफ़ करना। इसका यानी सिनोनियम जो पूछा है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम यानी आइडम जो दिया गया है इसका मीनिंग पूछा है। ऑन द बैक बर्नर का मतलब आइडम पूछा है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। टू टेम्पोररी नॉट डील विथ सम मैटर बिकॉज इट इज़ नॉट अर्जेंट। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो दिया गया था ऑन द बैक बर्नर का अर्थ होता है कम प्राथमिकता होना। और इसका भी मीनिंग सेम ही है। इसके बाद ये सेंटेंस में दिया गया है इसका भी मीनिंग सेम ही है। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड यानी गलत वर्ड इसमें कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी में गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछा है। गवर्नमेंट जो लिखा गया है गवर्नमेंट इस प्रकार लिखा जाता है GOVERN होता है बीच में MENT। गवर्नमेंट का अर्थ क्या होता है, सरकार होता है। यह आप रुपया पे भी लिखा देख सकते हैं, लिखा होगा गवर्नमेंट किस प्रकार लिखा रहता है आप देख सकते हैं इसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में पूछा गया है
द गार्डनर सेड दीज रोज, ये रोज का अर्थ क्या होता है? गुलाब। विल ब्लूम एयरली, मतलब प्रत्येक दिन, एयरली का अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। द गार्डनर सेड दैट दोज रोज वुड ब्लूम एयरली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द पूछा गया है, एंटोनियम पूछा गया। फास्टेन, फास्टेन का जो अर्थ होता है वह जकड़ना होता है, बांधना होता है। वहीं रिलीज का अर्थ क्या होता है? छोड़ देना होता है। वही उल्टा पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ये भी आइटम ही दिया गया है कि थ्रोज थिक एंड थिन, थ्रोज थिक एंड थिन, इसका अर्थ क्या होता है? थ्रोज थिक एंड थिन का कि प्रत्येक स्थिति में, सुख दुख में, प्रत्येक स्थिति में या सुख दुख में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अंडर ऑल सर्कमस्टांस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक, मतलब खाली स्थान को भरना है। तो दिया गया है कि ही ऑलवेज हैड ए क्लोज, यहाँ पे ही ऑलवेज हैड ए क्लोज डैश विथ हिज ग्रैंडफादर, मतलब स्नेह के साथ अपने दादाजी के साथ रहते थे, यानी अफेक्शन का अर्थ होता है स्नेह, उसी का जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, विशेषण हिंदी में कर सकते हैं, दिया गया है, एडजेक्टिव दिया गया है ये एफिनिटी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, अनेक शब्दों के बदले आपको एक शब्द बताना है कि ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू अ स्मॉल फ्रेगमेंट इन द प्रोसेस ऑफ डिटरेनेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रम्बल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? तिमिर शब्द का विलोम पूछा गया है। तिमिर शब्द का जो विलोम होता है वह आलोक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द है, जो ईश्वर को न मानता है उसे नश्वर या नास्तिक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसे कभी बुढ़ापा न आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसे अजर कहा जाता है, और जो कभी न मरे उसे अमर कहा जाता है। अजर और अमर में आप फर्क समझ पाए होंगे। जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहा जाता है, और जो कभी मरे नहीं उसे अमर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है? शुक्ल का विलोम शब्द कृष्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आह वेदना मिली विदाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह उक्ति जो है यह जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? नेत्रहीन शब्द में जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है। त्रुटिपूर्ण वाक्य आपको ढूंढना है कि उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। शुद्ध गाय का नहीं बल्कि हो जाता है यहाँ पे गाय का शुद्ध घी मिलता है। शुद्ध गाय, गाय तो शुद्ध होता ही है, तो गाय का यहाँ पे गाय का शुद्ध उल्टा लिखा गया है, तो शुद्ध यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यही उल्टा लिखा गया है, या नहीं गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाक्य एक और वाक्य छ जो है फिक्स है। वाक्य एक शुरू में रहेगा और वाक्य छ जो है यह लास्ट में रहेगा। तो इसका आपको आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? दूरदर्शन पर प्रदर्शित दो धारावाहिक, पहले रामायण और अब महाभारत, इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते थे और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम काज छोड़ देते थे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी पढ़ के आप अपने से खुद से भी लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी, हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है। ये क्रमशः, यानी वायलेट का अर्थ होता है बैगनी, फ्रीक्वेंसी जो है वह वायलेट का
और ग्रीन का और रेड का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि यानी बैगनी बैगनी रंग से कम फ्रीक्वेंसी होगा किसका? तो रेड यानी लाल का। किसमें? तो अभिसारी लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपको 3 प्रतिरोधकता दिया जा रहा है, प्रतिरोधक दिया जा रहा है जिसका प्रतिरोध R है। इसके कितने महत्तम संयोजन किए जा सकते हैं जिसके हर बार भिन्न तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और इस प्रश्नों को समझने में आपको दिक्कत हो रहा होगा और मोबाइल से वीडियो बनाने में काफ़ी परेशानी आती है। वो जो है डायग्राम हम बना के दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि 4 डायग्राम बनाना होता है, उसमें पेज भर जाएगा। तो इसका जो है PDF में आप देख सकते हैं क्या सॉल्यूशन दिया गया है। और अगर आपको समझने में कोई भी प्रश्न में कहीं से भी दिक्कत हो तो वीडियो के लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क करके आप समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ विद्युत विभव भी क्या होता है? वहाँ विद्युत विभव भी जो होता है वह उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा गति स्थान संबंध का समीकरण है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। गति सूत्र S बराबर ut प्लस हाफ AT² होता है। गति का 3 सूत्र मुख्य रूप से होता है। S बराबर क्या होता है? एक तो ये होता है और एक होता है V बराबर U प्लस AT जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और एक होता है V² बराबर U² प्लस 2AS होता है। ये तीनों सूत्र आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद करके रखिएगा। तो इसमें जो है ये V बराबर ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है V बराबर U प्लस AT, यह जो है वेग और समय के बीच संबंध बताता है। V बराबर U प्लस AT वेग और समय के बीच संबंध बताता है। और ये जो है S बराबर UT प्लस हाफ AT², यह विस्थापन और समय के बीच संबंध बताता है। और ये जो सूत्र है यानी V², इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? V² बराबर U² प्लस 2AS। यह सूत्र जो है, यह सूत्र किसको बताता है? वेग तथा विस्थापन के बीच संबंध बताता है यह। तो चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर का हीटर तार जो होता है वह किस पदार्थ का बना होता है? किस प्रकार के पदार्थ का बना होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक वाले तार से बना होता है। और विद्युत हीटर में जो जिस तार का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम के तार का। नाइक्रोम के तार का विद्युत हीटर में प्रयोग किया जाता है। और नाइक्रोम जो होता है यह मिश्र धातु होता है, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है नाइक्रोम। और विद्युत हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम के तार का। और विद्युत बल्ब में जो प्रयोग किया जाता है वह टंगस्टन के तार का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से सही कथन आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है अक्षांश बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। और गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ऊंचाई पर जाने पर भी और गहराई पर जाने पर भी घटता ही है। और गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। 1 मिनट आप बने रहिएगा। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब कहाँ स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा? यह C से परे बिंदु पर बनेगा और प्रतिबिंब जो होगा वह बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो रहता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह चुंबकीय प्रभाव से उत्पन्न धारा पर कार्य करता है। यह जो होता है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सूत्र जानते हैं H बराबर क्या होता है, H बराबर यानी हीट बराबर होता है I² RT। तो इस सूत्र से भी आपको पता चल रहा होगा कि विद्युत फ्यूज जो है वह ऊष्मा के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह क्वेश्चन जो है BPSC 3.0 का जो री एग्जाम हुआ है वर्तमान समय में उसी में पूछा गया था। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सौर पैनल में किस ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुआ था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और दूसरा जो युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। अकबर और हेमचंद के बीच हुआ था, हेमचंद हार गया था। इसके बाद अगला जो है पानीपत का तृतीय युद्ध, यह 1761 ईस्वी में हुआ था। और यह जो युद्ध हुआ था तृतीय युद्ध पानीपत का अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें मराठा की हार हुई थी। यह क्वेश्चन तीनों आप ध्यान में रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यह। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ डैश वर्ष में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था यह 1942 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसी आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट स्टेडियम में ODI क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच जीता था। किस क्रिकेट स्टेडियम में, तो वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में मैच जीता था। और ये जो है ODI क्रिकेट जो होता है वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट होता है। वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट विश्व कप 2011 जो हुआ था यह कहाँ पे हुआ था, तो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। वर्तमान में जो हुआ है ODI क्रिकेट विश्व कप यह 2023 में जो हुआ था यह कहाँ पे हुआ था, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जो हुआ था। अहमदाबाद में जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसी में हुआ था। और इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर छठी बार विश्व कप का खिताब जीता था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि शराबबंदी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है यह गुजरात है। और गुजरात में जो है 1965 ईस्वी में ही शराबबंदी हुई थी। कब, 1965 ईस्वी में ही। और केरल में जो है केरल राज्य में 2014 ईस्वी में पूर्ण शराबबंदी घोषित की गई थी। और वही बिहार में शराबबंदी कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2016 ईस्वी को बिहार में शराबबंदी हुआ था, 2016 ईस्वी को। और यह क्वेश्चन जो है 2020 के प्रैक्टिस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो यह किस अधिनियम के द्वारा कहा गया था, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कहा गया था। और 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ही लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और ये जो है 1853 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा जो है भारत में पहली बार खुली हुई प्रतियोगी परीक्षा का शुरुआत किया गया था 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है। भारत के संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है। दोनों सदन का बात हुआ है, दोनों सदन क्या होता है, यानी राज्यसभा होता है एक सदन, और एक सदन जो होता है वह लोकसभा होता है।
तो भारत के संसद के दोनों सदनों का जो चुनाव करता है वह कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की स्थापना जो हुई थी वह 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है वह निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 324 से 329 तक में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का अवरोही क्रम चुनें। निम्न राज्यों की सीटों का अवरोही क्रम चुनना है। सबसे ज़्यादा जो है राज्यसभा सीट की संख्या उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कितना राज्यसभा सीट की संख्या है? 31 है। उसके बाद महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में 19 है। उसके बाद तमिलनाडु में 18 है और उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल में 16 है और बिहार में भी 16 है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। राज्यसभा मतलब लोकसभा और राज्यसभा कोई भी दोनों के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान में जो है संशोधन लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रारंभ किया जाता है। संविधान संशोधन जो है कितना अनुच्छेद में संविधान संशोधन की चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 2022 वन जीवों और वनस्पतियों की लोकप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। सिटीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सिटीज शहर का मीनिंग नहीं है, ये अलग सिटीज है। यह जो है एक कानून है। इसका फुल फॉर्म जो होता है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड सिटीज का फुल फॉर्म जो होता है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फेना एंड फ्लोरा होता है। और सिटीज का जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सिटीज का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना जो हुआ था यानी पहला समझौता जो हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था। तो इसी के संबंध में आपको बताना है सिटीज सरकारों के बीच एक समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। कथन सही दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है कि सिटीज के तहत पौधे और जानवरों के नमूनों को विलुप्त होने के खतरे के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नहीं, ये कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि कन्वेंशन के तहत देशों की परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को विनियमित करना आवश्यक होता है। कथन सही दिया गया है। नेक्स्ट है कि यह जीवित जीवों के नमूने के स्वायत्तीकरण को विनियमित करने का भी प्रयास करता है। ये भी सही दिया गया है। यानी 1, 3, 4 सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरण अदायगियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? अंतरण अदायगियों के बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो होता है अंतरण अदायगी, इसका संबंध जो है वृद्धा पेंशन से, बेरोजगारी मुआवजा से, सामाजिक सुरक्षा से होता है। बाजार प्रणाली में आय का पुनर्वितरण ही अर्थशास्त्र में अंतरण अदायगी कहलाता है। उम्मीद है इसे आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ आया हो तो आप पीडीएफ में खुद पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष जो होता है वह क्या होता है? तो सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष होता है वित्तीय वर्ष। भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है यह 1 अप्रैल से
31 मार्च तक होता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ है। बैंकिंग में जो ब्याज होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि जो होता है वही ब्याज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पूछा जाता है फुल फॉर्म www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट यूआरएल का भी फुल फॉर्म पूछा गया है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर होता है। एक होता है लेन। वेन जो होता है उसमें लेन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जैसे एक MB जो होता है और GB जो होता है, एक GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक पलट के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ यहाँ से शुरू होता है। और 55 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 56 का राइट आंसर भी बी से हो जाएगा। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 49 से हो जाएगा। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी 1 से हो जाएगा। और 59 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 357/484। 60 नंबर का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 61 नंबर का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 62 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी 31 से हो जाएगा। अगर आपको मैथ समझने में दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लास्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। तो नायलॉन 6 बहुलक प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। किसका। तो मोनोमर कैप्रोलैक्टम का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उभयधर्मी है। निम्न में से कौन उभयधर्मी है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। SnO2 जो है यह उभयधर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्काइन का समान सूत्र क्या है। एल्काइन, एल्कीन और एल्केन ये सूत्र डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा भी गया है। ये भी आप देख सकते हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो एल्काइन का सूत्र पूछा गया है। एल्काइन का सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है। वहीं एल्केन का सूत्र जो होता है वह CnH2n+2 होता है, एल्केन का सूत्र। और एल्कीन का सूत्र क्या होता है। CnH2n होता है एल्कीन का सूत्र। तो इसमें एल्काइन का सूत्र क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया में क्या होता है। अभिक्रिया जो ये दिया गया है इसमें क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सल्फर का ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों हुआ है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में कौन से बंधन होते हैं। तो इनमें कौन से बंधन होते हैं। एक त्रिबंध या 2 द्विबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है। बेकिंग सोडा का उपयोग इनमें से कौन सा नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है पेयजल को कीटाणु मुक्त करना बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं होता है। पेयजल को कीटाणु मुक्त करना जो है यह क्लोरीन का उपयोग होता है, क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यानी डी से हो जाएगा। एक सही है जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। COOH जो है यह कार्बोनिलिक अम्ल को सूचित करता है। और R सिंगल बॉन्ड COR जो है यह किसको सूचित करता है। तो यह जो है एस्टर को सूचित करता है। और जो है ये जो है COOR जो है यह किसको सूचित करता है। COOR एस्टर को सूचित करता है। और ये जो है कीटोन का सूत्र है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉबे राइनर ने 3 तत्वों को किस प्रकार के एक त्रिक में व्यवस्थित किया।
तो उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था कौन? डॉबरडाइनर ने। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे युग्मनज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निषेचित अंडाणु जो होता है उसे ही युग्मनज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान कम वर्षा होती है? मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? लेह लद्दाख में होती है। इसके साथ साथ राजस्थान के जैसलमेर भी कम ही वर्षा होता है। यहाँ पे लगभग 10 सेंटीमीटर ही सिर्फ वर्षा हो पाती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है मासिनराम मेघालय में होती है। वहाँ पर कितना होता है वर्षा? 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील पूछा गया है, तो उड़ीसा का चिल्का झील जो है यह खारे पानी का झील है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर झील यह विश्व का, दुनिया का या विश्व का कह सकते हैं सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, जो कि सुपीरियर झील कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप जो है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। सांची का स्तूप ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बिहार में कौन सा स्तूप स्थित है? बिहार में केसरिया स्तूप अवस्थित है। कहाँ पर? तो पूर्वी चंपारण जिला में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो यह सब जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक वृक्ष होता है सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट को मुंबई से गोवा के बीच पश्चिमी तट के विस्तार को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसे किस रूप में जाना जाता है? कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, वह भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है? वह भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह किसका बात हुआ था? उत्तर दक्षिण गलियारा का। और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है, पूर्व पश्चिम गलियारा वह असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। कौन? पूर्व पश्चिम गलियारा। और इसके साथ ही उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा की कुल लंबाई जो है वह लगभग 7200 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 7200 किलोमीटर है, दोनों का कुल योग। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन है? ऑस्कर पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के संगीत निर्देशक जो है वह MM कीरावनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नाटू नाटू सॉन्ग जो है यह किस फिल्म का है? तो RRR फिल्म का है, RRR फिल्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? अंत्योदय कार्यक्रम जो है यह सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। और यह जब शुरू किया गया था तो उस समय जो थे राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। और अंत्योदय कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 2000 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान के नागौर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में 79वां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो यह जो है फिलोमेन यांग है। वही 78वां जो थे वह डेनिस फ्रांसिस थे। डेनिस फ्रांसिस 78वां थे। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह कामी रीता शेरपा ने बनाया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर
सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ किया गया है? नीलगिरी तहर सर्वेक्षण जो है यह कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो यह किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आरबीआई के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो अरविंद पनगडिया की अध्यक्षता में। या इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगडिया है वर्तमान समय में। 85 नंबर का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 87 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, x² - 4x + 5 हो जाएगा। 88 का राइट आंसर जो है वह जो है 8928 हो जाएगा। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 8928। और 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अबीर। 90 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ग्राफ दिया गया है। 91 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 108। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है जीके का प्रश्न कि निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कोशिका विभाजन में सक्षम ऊतक जो होता है वह विभेजोतक ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभेजोतक ऊतक। और ऊतकों का अध्ययन जो होता है वह हिस्टोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? पादप कोशिका में बोला है कि नहीं पाया जाता है, तो सेंट्रियोल जो होता है यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल जो होता है यह सेंट्रोसोम यानी तारकाय में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? हीमोफीलिया जो है यह एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हीमोफीलिया रोग में जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रक्त संचरण प्रणाली में रक्त के थक्के जमने से रोकने वाला पदार्थ हेपेरिन निम्न में से किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? निम्न में से किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? तो यह जो है बेसोफिल के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वह बी और सी जो होता है, विटामिन बी और विटामिन सी, यह जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, डी, ई और के जो है यह वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन एच जो है यह सेक्शन में रहता है, यह बहुत हायर लेवल का प्रश्न है। विटामिन एच जो होता है यह जल और वसा दोनों में घुलनशील होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिया गया है कि मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन करता है? अपशिष्ट पदार्थ जो है उत्सर्जन करता है यानी बाहर निकलता है, तो वह मलद्वार के द्वारा बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख गुहिका मानव के किस तंत्र का एक हिस्सा है? मुख गुहिका जो है यह मानव के किस तंत्र का एक हिस्सा है? तो पाचन तंत्र का हिस्सा है यह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुख गुहिका में जो है तालु, जिह्वा और दांत शामिल होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि रक्त स्कंदन निम्न में किसकी मदद से होता है? रक्त स्कंदन निम्न में किसकी मदद से होता है? तो यह किसकी मदद से होता है? तो प्लेटलेट्स कणिकाओं की मदद से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।